हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। और 13वीं प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है कि जो सुबह की आपकी क्लास हुई है उसी का ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह आंदोलन में सीआरपीएस, आपने पता है आप सुबह की जो क्लास हुई है वो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति पे हुई है, ठीक है। तो सीआरपीएस यानी सामुदायिक संसाधन व्यक्ति कौन होता है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि ब्लॉक स्तर पर नियुक्त अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी है, या सफल और अनुभवी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य जो बाहरी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तीसरा कह रहा है कि बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए नियुक्त एजेंट होता है, या ग्राम संगठनों के अध्यक्ष जिन्हें सरकारी वेतन मिलता है। तो अगर सुबह की आपने क्लास की हुई है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। सफल और अनुभवी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य जो बाहरी जो गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं वो क्या करते हैं? सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में काम करते हैं या उनकी नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहला है कि सीआरपीएस के माध्यम से क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है, जिसे एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अपनाया गया है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि उच्च शिक्षित पेशेवरों द्वारा प्रशिक्षण, दूसरा है बाहरी एनजीओ पर पूर्ण निर्भरता, तीसरा है गरीबों द्वारा गरीबी को सिखाना यानी गरीबों द्वारा गरीबों को सिखाना, और चौथा है ऑनलाइन माध्यम से दूरस्थ प्रशिक्षण। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है उसका जो मुख्य सिद्धांत है सीआरपीएस व्यक्ति का वो क्या है? तो गरीबों द्वारा गरीबों को सिखाने यानी पुअर टीच द पुअर। जैसे आपने देखा कि एनजीओ जो व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, वो क्या करते हैं? वो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट जवाब होगा, गरीबों द्वारा गरीबी को सिखाना। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि सीआरपीएस को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में एक्सपोजर यानी विजिट एक्सपोजर या सीआरपीएस राउंडर का क्या महत्व है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि उन्हें अन्य राज्यों में यात्रा करने का मौका देता है, दूसरा केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, या तीसरा सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फेडरेशनों की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करके आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ावा देना है, और चौथा है सरकारी फंड को खर्च करना है। तो आपको जो बताना है आप एक्सपोजर विजिट का मतलब क्या है प्रशिक्षण में, जो सीआरपीएस को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें एक्सपोजर विजिट का मतलब क्या है या क्या महत्व है? तो इसका मतलब है कि सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फेडरेशनों की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करके आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में आंदोलन में एक कृषि सखी यानी सीआरपीएस की विशेषता का क्षेत्र क्या है? तो आपको पता है इसमें एक कृषि सखी होती है, तो उसकी विशेषता का क्षेत्र क्या क्या है ये पूछ रहा है। तो केवल सामाजिक मुद्दों पर काम करना है, या बेहतर कृषि तकनीकों और आजीविका का संवर्धन पर मार्गदर्शन करना है, या स्वयं सहायता समूह के कानूनी पंजीकरण की प्रक्रिया को संभालना है, और चौथा कह रहा है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाना है। तो कृषि सखी का मतलब ये होता है जो कृषि से संबंधित आपको चीज़ें सिखाएगी या प्रशिक्षण प्रदान करेगी, यानी बेहतर कृषि आजीविका तकनीकों और आजीविका संवर्धन का मार्गदर्शन करना इसका काम होता है या इसकी विशेषता में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी मुख्य रूप से किसके प्रति होती है, जो सामुदायिक स्वामित्व के सिद्धांत को दर्शाता है? तो राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रति होती है, जिला कलेक्टर के प्रति होगी, क्लस्टर लेवल फेडरेशन और ग्राम संगठन के प्रति होगी, या राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई यानी एनएमयू के प्रति होगी। तो आपको पता है इसकी जो जवाबदेही होती है, जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन और ग्राम संगठनों के बीच होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत कार्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह को व्यक्तिगत रूप से नगद ऋण देना है, या नए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना और मौजूदा स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र के पालन की निगरानी करना है। तीसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम पर बैंकों से सीधे बड़ी राशि पर कर्ज लेना है, या चौथा कह रहा है कि सभी सरकारी मीटिंग में सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करना होता है।
तो जो CRPS का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत कार्य होता है वो क्या होता है, तो नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन करना और जो मौजूदा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके पंचसूत्र का पालन कराने और उसकी निगरानी या रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है इसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशिक्षण के बाद CRPS को किस पद्धति के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है और उनका कौशल निखर जाता है। ठीक है, तो कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से ऐसा होता है, तो केवल किताबें पढ़ना और परीक्षा देने से होता है, क्षेत्रीय कार्य के दौरान कार्य पर कोचिंग यानी ऑन द जॉब कोचिंग, या केवल वीडियो देखना या सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई के माध्यम से ऐसा होता है। तो जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपनी क्लास में देखा था कि उनको प्रशिक्षण देता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है कौशल प्रशिक्षण कौन सा होता है, तो क्षेत्रीय कार्य के दौरान कार्य पर कोचिंग, यानी जब वो फील्ड वर्क करते हैं और फिर उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के CRPS स्वयं सहायता समूह सदस्यों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं यानी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस और बैंक से समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। तो पशु सखी से, कृषि सखी से, बैंक सखी से, या बैंक मित्र से, या बैंक बीमा सखी से। तो यहाँ पे आपको बता, यहाँ पे डिजिटल फाइनेंसिंग की बात हो रही है, डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस की बात हो रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंक सखी या बैंक मित्र के माध्यम से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाती है बैंकों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि NRLM संरचना में CRPS का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो उनकी शैक्षणिक योग्यता यानी स्नातकोत्तर डिग्री के माध्यम से यानी ग्रेजुएट डिग्री के माध्यम से, या उनके अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सफलता, नेतृत्व क्षमता और पंचसूत्र का शक्ति से पालन करने के माध्यम से, और तीसरा है राजनीतिक संबद्धता, या चौथा सरकारी कर्मचारियों की सिफारिश के माध्यम से। ठीक है, तो उनकी जो CRPS व्यक्ति है उसकी चयन की प्रक्रिया आपने देखा कि किस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सफलता, नेतृत्व क्षमता और पंचसूत्र का शक्ति से पालन करने पे उनकी नियुक्ति होती है, और जो गरीबी रेखा से क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं उनको क्या किया जाता है, CRPS व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि CRPS को विकसित करने और बनाए रखने का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना है, या सामुदायिक संस्थानों यानी VOs और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को आत्मनिर्भर, स्वप्रबंधित और टिकाऊ बनाना है, या केवल बाहरी सामाजिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है, या बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता बढ़ाना है। तो आपको बताना है कि CRPS को विकसित करने और बनाए रखने का जो अंतिम लक्ष्य यानी जो लास्ट टारगेट है वो क्या है। तो सामुदायिक संस्थानों ऑप्शन नंबर बी होगा, या जिसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को आत्मनिर्भर, स्वप्रबंधित और टिकाऊ बनाने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब आपको बताना है कि 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया, क्योंकि सुबह ही आपकी क्लास हुए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।